हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंथेसिस टॉपिक में इससे पहले की क्लास में आप लोगों को सिंथेसिस पार्ट 1 में दो पोर्शन कवर किया गया था कि किस तरह से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने में पार्टिसिपल का किस तरह से प्रयोग किया जाता है। और उस सेक्शन में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को कवर किया था। उसके बाद दूसरी हेडिंग के अंतर्गत हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके किस तरह से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, इन दोनों टॉपिक्स को कवर किया था। आज के इस सेकेंड लेक्चर में सिंथेसिस टॉपिक के अंतर्गत हम जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पहले इन्फिनिटिव्स का प्रयोग करके, फिर उसके बाद एडवर्ब्स या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, और उसके बाद एडजेक्टिव या कंजंक्शन का प्रयोग करके किस तरह से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, इसका हम अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए इन्फिनिटिव का प्रयोग करना। इन्फिनिटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और इसे क्रिया के पहले रूप के पहले टू लगा करके बनाया जाता है, और जब क्रिया के पहले रूप के आगे टू लगा दिया जाता है तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाता है, इन्फिनिटिव बन जाता है, और इसका प्रयोग नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह या एडवर्ब की तरह से किया जाता है। अब इसका प्रयोग दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ने में कब किया जाता है, इसको ध्यान से समझना है। इसमें 3 पॉइंट है जो हमको ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब एक वाक्य में कार्य तथा दूसरे में कार्य का कारण या उद्देश्य प्रकट हो, यानी दो सेंटेंस दिए हुए हों, पहले सेंटेंस में कोई कार्य हो रहा हो और दूसरे सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि वो कार्य क्यों किया, उसका कारण प्रकट हो रहा हो, तब जो है हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। और दूसरा ध्यान देने की बात यह है कि जो उद्देश्य प्रकट करने वाला वाक्य है उसकी क्रिया में पहले टू लगाकर उसे इन्फिनिटिव बनाते हैं। तीसरा इसमें पॉइंट ये ध्यान देना है कि जब कोई क्रिया निश्चित सीमा से अधिक पाया जाए, जब कोई कार्य निश्चित सीमा से अधिक पाया जाए, वेरी के स्थान पर T2 एडवर्ब लगा देते हैं और उसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। इसे हम उदाहरण से देखेंगे। पहला हम उदाहरण लेते हैं। इसमें पहला वाक्य है आई एम गोइंग टू इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद जा रहा हूं। इसमें कार्य क्या हो रहा है? जाना, ये वर्ब है, एक्शन है, गोइंग, एम गोइंग, जा रहा हूं। और दूसरा सेंटेंस है आई वांट टू बेद इन त्रिवेणी। यहां पर वांट टू बेद, स्नान करना चाहता हूं। यहां पर कार्य का रीजन बताया गया, जाना। जा क्यों रहा है? जा यहाँ वर्क है जाना, और जा क्यों रहा है? क्योंकि उसे स्नान करना है। यहाँ पर ये वांट टू बेद रीजन बता रहा है और गोइंग कार्य बता रहा है। अब इन दोनों को मिलाएंगे। पहले में देखेंगे यहाँ साफ साफ कहा गया वाक्य में कार्य तथा दूसरे में कार्य का कारण या उद्देश्य प्रकट हो। इन दोनों सेंटेंस को हमने मिलाया, बना आई एम गोइंग टू इलाहाबाद टू बेद इन त्रिवेणी। यहाँ पर जो बेद वर्ड है इसके पहले टू लगा दिया हमने, और इस तरह से यहाँ पर ये इन्फिनिटिव बन गया। 2 + V1, ये इन्फिनिटिव बन गया। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, द टीचर इज वेरी ओल्ड, और दूसरा सेंटेंस है ही कैन नॉट टीच। द टीचर इज वेरी ओल्ड, अध्यापक बहुत अधिक वृद्ध हैं, बूढ़े हैं। ही कैन नॉट टीच, वह पढ़ा नहीं सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ओल्ड, ओल्ड हमारा क्या है? ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले इसको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है, इसको एडवर्ब कहेंगे। ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। अब इस तरह से जब इस तरह के वाक्य हों तो यहाँ जो वेरी है इसकी जगह टू लगा देते हैं। दोनों में सब्जेक्ट सेम है, द टीचर, ही, दोनों एक ही के लिए प्रयोग किया गया है। तो हमने द टीचर इज
वेरी की जगह टू लगाया, और जो का त्यों है। अब यहाँ पर टीच के पहले हमने लगा दिया टू, और इसका यूज हटा देंगे, इसको नहीं लगाएंगे क्योंकि खुद ही नेगेटिव प्रकट कर रहा है। द टीचर इज टू ओल्ड, अध्यापक इतना बूढ़ा है, टू टीच की पढ़ा नहीं सकता। इस तरह से नेगेटिव सेंस खुद दे रहा है, तब यहाँ पर कैन नॉट का यूज नहीं करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है यूजिंग एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब किसे कहते हैं, ये हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच सेक्शन में कवर करेंगे। एडवर्ब कहते हैं क्रिया विशेषण, यानी वह शब्द जो किसी क्रिया की, किसी विशेषण की या किसी अन्य क्रिया विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करे, उस शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। सामान्यतः ऐसा शब्द जो किसी क्रिया के बाद में आकर, जो किसी विशेषण के पहले आकर या किसी अन्य क्रिया विशेषण के पहले आकर के उस शब्द की विशेषता प्रकट करे, ऐसे शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और दूसरा यहाँ पर है एडवर्बियल फ्रेज। फ्रेज एक शब्दों का समूह होता है जिसमें कोई क्रिया नहीं होती है, ऐसे शब्दों के समूह को हम फ्रेज कहते हैं। अलग से इसका एक वीडियो लेक्चर बनाया जाएगा, उसमें फ्रेजेस के जितने काइंड्स हैं उसको सब एक जगह आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर एडवर्ब के साथ साथ कुछ और शब्द जुड़ जाएं और जुड़ करके पूरा एक एडवर्ब फ्रेज का काम करें, उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। इन दोनों का जोड़ करके हम देखिए यहाँ पर कैसे, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है एग्जाम्पल, द सन सेट, सूर्य अस्त हुआ। द बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड द गेम, लड़कों ने खेल खत्म नहीं किया था, या लड़के खेल खत्म नहीं कर चुके थे। अब यहाँ पर दोनों सेंटेंस को मिलाना है। हमने मिलाया द बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड द गेम, पहले हमने ये इतना पोर्शन लिखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा लिखा। अब यहाँ सनसेट से पहले हमने क्या लगा दिया, बाय। बाय जो है टाइम बता रहा है, टिल यानी तक एडवर्ब है ये बाय। इसके बाद सनसेट एक शब्द आ गया, क्योंकि एडवर्ब के बाद एक और शब्द आ गया, दो शब्दों का समूह हो गया और मिल करके ये एडवर्ब का काम कर रहा है, इसलिए इस दोनों शब्द के समूह को हम एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। तो मिला के सेंटेंस हो गया, द ट्रेन अराइव, यहाँ द बॉयज हैड नॉट फिनिश द गेम बाय सनसेट। दूसरा एग्जाम्पल एक हम और देखेंगे, द ट्रेन अराइव, गाड़ी आ गई, पहुंची। द ट्रेन वाज पंक्चुअल, गाड़ी नियमित थी, समय से थी, देरी से नहीं थी, इसका सेंस ये है। अब दोनों को हमको मिलाना है। अब हमने यहाँ लिखा द ट्रेन अराइव, क्योंकि दोनों में ट्रेन, द ट्रेन, ये क्या है, सब्जेक्ट दोनों में सेम है। यहाँ वर्ब क्या है, अराइव, यहाँ पर वर्ब क्या है, वाज, और यहाँ पर पंक्चुअल जो शब्द है ट्रेन के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। द ट्रेन कैसी है, पंक्चुअल है। तो यहाँ पर ट्रेन के बारे में बता रहा है पंक्चुअल, तो यहाँ पंक्चुअल शब्द एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव को हम विशेषण में बदल देंगे, क्रिया विशेषण में बदल देंगे। तो पंक्चुअल को क्रिया विशेषण बदलने के लिए ly लगाया गया, पंक्चुअली। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया, द ट्रेन अराइव्ड पंक्चुअली। तो इस तरह से बैड, बैडली, पंक्चुअल, पंक्चुअली, और इसी तरह से और भी बहुत से वर्ड हैं, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली। तो ये सब वर्ड क्या है, हमारे विशेषण बन जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पंक्चुअली क्या है, एडवर्ब। इस तरह से दूसरे वाक्य में हमने क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग करके सेंटेंस को जोड़ा है, और पहले वाक्य में हमने क्रिया विशेषण वाक्यांश को जोड़ करके हमने दो सेंटेंस को मिलाया है। अगली हमारी जो विधि है वो बाय यूजिंग एडजेक्टिव और कंजंक्शन, यानी एडजेक्टिव यानी विशेषण का प्रयोग करके या कंजंक्शन संयोजक का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। आपको पहले मैं बता चुका हूँ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन क्या है, एक शब्द को शब्द से जोड़ने के काम आता है, एक फ्रेज को एक फ्रेज से जोड़ने के काम आता है, और एक उपवाक्य को एक उपवाक्य से जोड़ने के काम आता है। कभी भी संयोजक एक शब्द को
उपवाक्य से नहीं जोड़ेगा, या एक शब्द को वाक्यांश से नहीं जोड़ेगा, शब्द को शब्द से, उपवाक्य को उपवाक्य से और वाक्यांश को वाक्यांश से, यानी वर्ड टू वर्ड, फ्रेज टू फ्रेज एंड क्लास टू क्लास कॉम्बिनेशन कंजंक्शन करता है। और एडजेक्टिव जो है, विशेषण शब्द जो है, ये नाउन और प्रोनाउन, यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के पहले कोई शब्द आकर के उस शब्द की को क्वालिफाई करे, डिस्क्राइब करे, तो ऐसे संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। आई मीन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। अब आइए हम इसका एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर पहला सेंटेंस है आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदी। फिर आई बॉट अ पेन, मैंने एक कलम खरीदी। दोनों में यहाँ पर सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट दोनों में आई, कर्ता काम करने वाला सेम है। इसमें काम हो रहा है बॉट, यहाँ पे वर्ब भी दोनों में सेम है, V2 एंड V2। यहाँ पर क्या खरीदा जा रहा है? अ बुक, और यहाँ पर क्या खरीदा? अ पेन। यहाँ पर ये फ्रेज हो गया, यहाँ ये फ्रेज हो गया। अब इन दो फ्रेज को जोड़ा जा रहा है। पहले बताया गया था एंड, आई बॉट अ बुक एंड अ पेन, मैंने एक किताब और एक कलम खरीदी। इस तरह से एक फ्रेज ये हो गया, एक नाउन फ्रेज ये हो गया, दोनों को मिला करके एंड से जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर एंड क्या है? हमारा कंजंक्शन। दूसरा सेंटेंस है आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, दोनों अलग अलग है, ये ध्यान देना है। दोनों सब्जेक्ट क्या है? अलग है। अब यहाँ पर दोनों को मिलाया जा रहा है, तो हमने लिखा आई सॉ अ, अब उसके बाद ब्लाइंड हमने कर दिया पहले, उसके बाद लिखा मैन। मैन वर्ड क्या है? नाउन, और नाउन के पहले शब्द आया है ब्लाइंड, यानी ब्लाइंड मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, और ब्लाइंड वर्ड नाउन है। नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव। यानी यहाँ पर ब्लाइंड को एडजेक्टिव विशेषण की तरह से प्रयोग करके हमने दो सेंटेंस को एक में मिलाया है, जोड़ा है। 6 पॉइंट, यूजिंग अ प्रेपोजिशन विद अ नाउन और जिरंड। छठवां जो नियम है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने का, वो क्या है? किसी भी संज्ञा या जिरंड के पहले प्रेपोजिशन लगा करके और दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सेक्शन में आप लोगों को प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन कहते हैं स्थान बोधक, यानी ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के पहले आकर के उस संज्ञा सर्वनाम शब्द की का संबंध वाक्य में आए हुए जो अन्य शब्द हैं उनके साथ प्रकट करे, ऐसे शब्द को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। प्रेपोजिशन को पहचानना बहुत आसान है। प्रेपोजिशन सदैव किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगाया जाता है। अब इसके बाद में दूसरी यहाँ पर नई चीज आई है, जिरंड। जिरंड जो है क्रिया के पहले रूप में आईएनजी लगा करके बनाया जाता है, और यह संज्ञा का कार्य करता है, वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है। वास्तव में है तो क्रिया ही, क्रिया के ही पहले रूप में आईएनजी लगाया जाता है। क्रिया के पहले रूप में आईएनजी लगाने से वह टेंस का भी काम करती है। क्रिया के पहले रूप में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी काम होता है, और क्रिया के पहले रूप में आईएनजी लगाने से जिरंड का भी काम होता है। तो एक अलग से सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरह से हम पहचानेंगे कि अगर क्रिया के पहले रूप में आईएनजी लगा हुआ है तो वर्ब के टेंस को बता रही है, या वो जिरंड को बता रही है, या वो प्रेजेंट पार्टिसिपल को बता रही है। इसमें बस पहचानना यही है कि जिरंड वह क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जब जोड़ेंगे, अगर वो जिरंड का काम कर रहा है तो सदैव वो संज्ञा की तरह से प्रयोग किया गया होगा, नाउन की तरह से प्रयोग किया गया होगा। अब आइए हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, आई बॉट अ न्यू साइकिल, मैंने एक नई साइकिल खरीदी। आई स्पेंट 2000 रुपीज, मैंने 2000 रुपये खर्च किए। इन दोनों वाक्यों में यहाँ पर काम करने वाला सब्जेक्ट दोनों सेम है, आई, ये भी सब्जेक्ट और ये भी सब्जेक्ट।
अब इन दोनों को मिला दिया गया। आई बॉट अ न्यू साइकिल फॉर 2000 रुपीज। यहाँ पर फॉर जो है ये प्रेपोजिशन है। क्यों प्रेपोजिशन है? क्योंकि 2000 रुपीज ये संज्ञा है, संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द के पहले फॉर आया हुआ है। और अगर किसी संज्ञा शब्द के पहले कोई शब्द आता है और वो बाकी शब्दों के साथ उसका संबंध बतलाता है तो उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर संज्ञा के पहले हमने जो है प्रीपोजिशन लगाया और लगा करके ऊपर के दो वाक्यों को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द हंटर किल्ड अ डियर। शिकारी ने एक हिरण को मारा। और दूसरा सेंटेंस है ही रिटर्न होम। वह घर वापस आया। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हम मिला रहे हैं। मिलाया हमने कैसे? आफ्टर किलिंग अ डियर द हंटर रिटर्न होम। यहां पर जो किलिंग है, जो किलिंग शब्द है ये जिरंड की तरह से है, और इस जिरंड के पहले यहां पर आफ्टर लगा हुआ ये प्रीपोजिशन है। यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन। आफ्टर किलिंग अ डियर, एक डियर को मारने के बाद द हंटर रिटर्न होम, यानी शिकारी घर वापस आ गया। इस तरह से यहाँ पर आफ्टर प्रीपोजिशन का यूज करके हमने इस सेंटेंस को क्या किया है? सिंथेसिस फॉर्म में चेंज किया है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। शी डिड नॉट वर्क हार्ड। उसने कठिन मेहनत नहीं किया, कठिन परिश्रम नहीं किया। और शी सक्सीडेड, वह उत्तीर्ण हो गई। इसमें विरोधाभास है। कठिन मेहनत भी न करना, उसके बावजूद क्या हो जाना? उत्तीर्ण हो जाना। अब इसको जब मिलाया गया है तो हमने जो प्रीपोजिशन यूज किया इन स्पाइट ऑफ, इसको हम लोग फ्रेजल प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन अलग से कवर हम करेंगे। और प्रीपोजिशन में सिंपल, कंपाउंड, डबल और जितनी भी टाइप की फिक्स प्रीपोजिशन, इन सभी का हम कवर करेंगे, अलग से बताएंगे। यहाँ पर आपको समझना है इन स्पाइट ऑफ, यहाँ नॉट वर्किंग, ये जिरंड है, इसके पहले यहाँ पर वर्ड प्रीपोजिशन है इन स्पाइट ऑफ। हार्ड वर्क, शी सक्सीडेड। इन स्पाइट ऑफ नॉट वर्किंग हार्ड मीन्स कठिन परिश्रम न करने के बावजूद भी शी सक्सीडेड, वह सफल हो गई। इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने दो लेक्चर में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जो 6 नियम हैं उसको एक एक करके कवर किया। सबसे पहले लेक्चर में हमने पार्टिसिपल का यूज करके, पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ करके, पास्ट पार्टिसिपल क्रिया का तीसरा रूप विशेषण की तरह से प्रयोग करके, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग लगा करके क्रिया का तीसरा रूप का प्रयोग करके हमने दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाने का नियम सीखा था। उसके बाद दूसरा हमने नॉमिनेटिव ऑफ एब्सोल्यूट के बारे में, उसका प्रयोग करके हमने सीखा था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, यानी ऐसा कर्ता जिसका कि क्रिया में कोई क्रिया से इंडिपेंडेंट रहे, उसके कार्य से मतलब इसमें कोई फर्क न पड़े, फ्री रहता है, ऐसे कर्ता को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। फिर उसके बाद हमने आज जो कवर किया है वो इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाना। इसके बाद फिर हमने कवर किया है कि एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को मिला करके बनाना। उसके बाद कंजंक्शन या एडजेक्टिव का यूज करके दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाना। और लास्ट में प्रीपोजिशन किसी नाउन या जिरंड के पहले लगा करके दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। अब स्टूडेंट्स, मैंने इतनी मेहनत की है आपके लिए, अब आपका काम ये है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक से जो भी इंग्लिश ग्रामर की कोई भी मतलब बुक हो उसमें सिंपल सेंटेंस को मिलाकर सिंपल सेंटेंस बनाने की जो एक्सरसाइजेज दी हुई हैं उसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जहाँ प्रॉब्लम होती है उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको मैसेज करिए, उसमें हम उसको कवर करेंगे या अगले में इसको हम लोग कवर करते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आपका 1 मिनट लूँगा। देखिए मैंने यहाँ पर एक कोटेशन लिखा है, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर अ लेबोरियस मैन। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर काम जो है किसी मेहनती आदमी, परिश्रमी आदमी, ऊर्जावान व्यक्ति के लिए हर कार्य क्या है, संभव है। यानी हर कार्य को पूरा ऊर्जा के साथ, पूरा जो है मेहनत लगन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ करता है और उसमें सफलता पाने की पूरी कोशिश करता है, ये अर्थ हुआ। बट
एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ लेजी एंड। लेकिन जो सुस्त आदमी होता है, जो नीरस आदमी होता है, जो कामचोर आदमी होता है, उसके लिए हर काम असंभव होता है। वह हर काम को करने से पहले ही लाखों बहाने बनाता है और कर नहीं पाता।